Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's do 1 minute relief. Okay? So, what we have to do to take 1 minute relief? We have to do just a simple process. Okay? Take your hand like this and close your eyes. Then start inhale and exhale process. Okay? Start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Students, now get back to your position. Open your eyes. Students, you have to do this process at least 5 to 10 times. Okay? And try to hold your breath for 5 to 10 seconds. Okay? As much as you can. Okay? Students, in our previous classes, we have done our chapter 3rd. So, in today's class, I am going to start new chapter. Okay? So, student, which period is this? This is your first period and it is of Hindi language. And I am your Hindi teacher. Now, I am going to start our today's class. Students, first of all, take out your Hindi language book. Okay? Which is स्वरांजलि हिंदी व्याकरण. ओके, स्वरांजलि हिंदी व्याकरण बुक ओपन करिए एंड पेज नंबर 20. आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? पेज नंबर 20, पृष्ठ संख्या 20. ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 शब्द विचार समझाया था और आपने उसे याद भी कर लिया होगा. सारे अभ्यास कार्य भी पूरे किए होंगे, ऐसे मुझे आशा है. ओके, और आप जब भी मिलेंगे आप मुझे सारी परिभाषाएं भी सुनाएंगे, है ना. चलिए, आज का टॉपिक है संज्ञा. तो संज्ञा के बारे में जानते हैं. बच्चों, इससे पहले आपने अपनी पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा के बारे में जाना होगा. संज्ञा क्या होती है? आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है. किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. यानी आपने क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और एक शब्द आपने पढ़ा प्राणी. प्राणी का मतलब यहाँ पर बेटा सारी सभी जीवित ऐसी चीजों से हैं जैसे उनमें जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं. ठीक है. तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्यक्ति का नाम जैसे राम, रमेश, ठीक है, व्यक्ति, या लड़का, लड़की, ये भी तो नाम ही बताते हैं ना. वस्तु जैसे आप देख रहे हैं मेज, कुर्सी, पेंसिल आदि. स्थान, स्थान क्या क्या होते हैं? स्थान जैसे कानपुर, आगरा, या आपका स्कूल क्या है? एक स्थान ही तो है. ठीक है, स्कूल हो गया. विद्यालय, जिसे आप विद्यालय भी हम कहते हैं, विद्यालय भी लिखते हैं, विद्यालय. ठीक है. भाव, भाव क्या होते हैं? तो भाव समझने के लिए भाव क्या होते हैं?
बचपन, मिठास, बचपन, मित्रता आदि बहुत से शब्द हैं। ठीक है, प्राणी में मैंने बताया जाने। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। देखिए फिर से समझते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात अब आप बच्चों इसमें सोचिए कि जब हम अपने आसपास अपने वातावरण में देखते हैं तो हमें इसमें से क्या हमें नहीं मिलता है। हमें अपने वातावरण में व्यक्ति भी मिलते हैं, वस्तुएं भी मिलती हैं, स्थान भी मिलते हैं, भाव भी मिलते हैं, प्राणी भी मिलते हैं, और इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात आपने क्या देखा कि संज्ञा में क्या आ रहा है? सभी के नाम। संज्ञा से हमारा तात्पर्य क्या है? सभी के नामों से। अर्थात संज्ञा क्या है? हम अपने आसपास या हम अपने आसपास में जिस भी वस्तु को या व्यक्ति को जिस नाम से जानते हैं उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, हम किसी की भी पहचान किसी चीज के बारे में कैसे जानते हैं? उसके नाम से ही जानते हैं, और वो नाम ही क्या होते हैं? नाम ही संज्ञा होते हैं। अर्थात हम एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी ना? आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब आप समझ गए कि संज्ञा क्या होती है। यानी हमारे आसपास हम अपने वातावरण में जो भी देखते हैं सभी के नाम होते हैं, और सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर उनका कुछ ना कुछ नाम है तो वो सारे शब्द क्या है? संज्ञा है। बच्चों अगर सारी चीजें संज्ञा शब्द हैं तो हम इनमें अंतर कैसे समझेंगे? कैसे अंतर समझते हैं? अगर एक जैसी दो चीजें हो जाए तो फिर उन दोनों में हम कैसे अंतर करते हैं? तो फिर हम उन दो में से एक को कोई अलग नाम और एक नाम दे देते हैं। ऐसा करते हैं और फिर उसको एक स्पेशल नेम दे देते हैं, और जैसे स्पेशल नेम देते हैं तो स्पेशल हो जाता है नेम वो। ओके, स्पेशल हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अब मैं आपको संज्ञा के भेद बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको कई अदर टीचर्स भी पढ़ाते हैं, आपको दूसरे अन्य अध्यापक भी पढ़ाते हैं। ठीक है, पर अगर आप घर में जाएंगे या आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई आपसे पूछता है आपको हिंदी कौन पढ़ाता है या आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है, तो आप कहेंगे कि टीचर पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली बात है बच्चों की, आपको टीचर ही पढ़ाते हैं। पर इस टीचर से उस टीचर के बारे में हमें कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि कौन टीचर पढ़ाता है, कौन सा टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण कब मिलता है? जब हम उस टीचर का जो नाम है, जो उनकी खुद का एक अलग नाम है। टीचर तो एक सारे टीचर हैं, तो ये उनकी एक जाति हो गई कि सारे अध्यापक हैं, तो ये अध्यापक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उन अध्यापकों का भी जो अपना सेल्फ नेम होता है, इससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये टीचर है। ओके, तो यही डिफरेंस है। जब हम उन्हें एक विशेष नाम दे देते हैं, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा नाम बोलेंगे कि ये मैम मुझे हिंदी पढ़ाती है, इनका नाम है। ठीक है, ये इनका नाम है। तो जब आप मेरा नाम बताएंगे तब मेरा नाम को जान पाएंगे और तब मेरे बारे में बात करेंगे। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्लास में कई बच्चे हैं, मोहन, राकेश, राम, ठीक है, यश, लड़कियां हैं, राधा, सीता, महिमा, गौरी। ठीक है, मैं कहूँ विद्यार्थियों खड़े हो जाओ, तो सारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे देखिए विद्यार्थी। अब विद्यार्थी यानी आप सब क्या है? विद्यार्थी में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या
विद्यार्थी स्टूडेंट्स स्टैंड अप, विद्यार्थी खड़े हो जाएं, तो सारे विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि मैंने किससे बोला है। ठीक है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब मैं अगर कह दूं लड़के खड़े हो जाएं तो भी कई लड़के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 4 नियम दिए थे। अगर मैं कहूँ कि लड़कियां खड़ी हो जाएं तो भी सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। अभी इससे क्लियर नहीं होगा ना। मैं कहूँ एक लड़की खड़ी हो जाए तो भी नहीं पता चलेगा। इन लड़कियों में से या इन लड़कों में से किसी एक को खड़ा करने के लिए मुझे किसी एक का नाम लेना पड़ेगा, कि मान लीजिए राम खड़े हो जाओ, या लड़कियों में से कहूंगी महिमा खड़ी हो जाओ, तब तो ये क्लियर होगा कि मैं किसे कह रही हूँ, तब तो ये स्पष्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप यहाँ अंतर समझ रहे हैं कि जब हम किसी एक नाम से सभी की पहचान करते हैं, लड़के ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, लड़कों सारे लड़कों का एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जो ये लड़कियां शब्द है, ये भी क्या है, पूरी लड़कियों की जाति का ज्ञान करा रहा है, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इन्हें हमें जब एक विशेष नाम दे देते हैं तो ये इनसे एक ही व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। ओके, अब देखते हैं संज्ञा के भेद। अब आप मुझे खुद समझने में योग्य हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के बुक किताब आपकी बुक में 3 भेद दिए गए हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद है। कौन कौन से आएंगे देखते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिए जातिवाचक जो दो शब्दों से बना है, जाति और वाचक। वाचक का मतलब होता है बताने वाला एक तरह से। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द जाति के बारे में बताए, पूरी जाति का बोध कराए, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। व्यक्तिवाचक, अब यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक के बारे में ज्ञान होता है या किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ज्ञान होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे किसी के गुण दोष अथवा भाव के बारे में, गुण दोष अथवा दशा के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जो भावों के बारे में बताएं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के जैसे कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जातिवाचक जैसे अभी मैंने दिए थे, लड़का, बाघ, गाय। ठीक है, लड़का, बाघ, गाय, लड़की, मैदान, स्कूल, शहर, गांव, देश। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ शब्द होता है, शहर, गाय, देश, बच्चा, लड़का। ठीक है, तो कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, और व्यक्तिवाचक क्या हो जाएंगे? जब इन्हीं में से किसी का हमें स्पेशल नेम दे देंगे, जैसे कानपुर है, किसी की गाय का कुछ नाम हो, देश जैसे भारत है, इसका मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं, लड़का है जैसे राम है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं ऐसे संज्ञा शब्द है जिनसे किसी के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का पता चले। और ये जैसे कुछ संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं जैसे बचपन, मिठास। मिठास क्या है? किसी चीज का या किसी का गुण है। ठीक है, मिठास, ऊंचाई, गहराई। ठीक है, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और इसमें भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमेशा याद रखें बच्चों कि इन्हें ना तो
देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, न तो छुआ जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, न तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल क्या कर सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आम में मिठास है, तो जब आप आम खाएंगे तो आपको मिठास अनुभव होगी, पर क्या वो मिठास आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है ये भी मैंने बताया, व्यक्तिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी संज्ञा शब्दों को बार पढ़ना है और इनकी परिभाषाएं याद करनी है। ओके, और जो नहीं समझ में आता है उसे आप अंडरलाइन रेखांकित करते रहेंगे, और जब भी आपको आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने बड़ों से कंसल्ट करके अपनी सारी जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उन्हें दूर करेंगे। अब देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा कैसे कहां से बनते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो बचपन किससे बना है, बचपन बच्चा शब्द से बना है, तो बच्चा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। जैसे पढ़ना से बनता है पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा, तो पढ़ना क्या है, क्रिया शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ शब्द है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम शब्दों से हम क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो मैंने ऐसा देखिए एक उदाहरण दिए हैं, हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। कभी कभी हम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, जैसे पन प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय लगता है। ठीक है, ता प्रत्यय, ई प्रत्यय लगाकर भी हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इन्हें कैसे बनाते हैं। जैसे जातिवाचक शब्द है बच्चा, बच्चा से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो बनेगा बचपन, पन। ठीक है, अब देखिए विशेषण शब्द है मैला, मैला से भाववाचक क्या बनेगा, मैला से बनेगा मैल, मैला से क्या बनेगा, मैल। ठीक है, क्रिया है पढ़ना, पढ़ना से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है, पढ़ाई, पढ़ाई। और सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, मम, मम का मतलब होता है मेरा, तो सर्वनाम है। और मम से बना जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है, ममता। आपको यहाँ पे कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे सेवक, सेवक से बना है सेवा, बाल से बालपन, दास से दासता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, शिशु से शैशव, बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है, तो आपको इन शब्दों को पढ़ना है और पढ़कर इनका अभ्यास करना है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा, हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञाओं को देखा और स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, और भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। कुछ शब्द होते हैं जैसे दया, ठीक है, और सत्य, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाओं का मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा में होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में आपको अभ्यास कार्य दिए गए हैं और आपको ये अभ्यास कार्य करने हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला अभ्यास कार्य, पहला है लिखित, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, बच्चों मैंने भी बता दी है, तो आपको रफ कॉपी में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, देखिए वैकल्पिक प्रश्न चुनकर सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। तो का नंबर दिया गया है, भाववाचक संज्ञा किसी का बोध कराती है, डैश का बोध कराती है। ऑप्शन क्या है, विशिष्ट नाम, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट अवस्था। तो मैंने बताया ना, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, विशिष्ट अवस्था होती है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। खा में पूछा गया है, संज्ञा के डैश भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने बताया 3, तो पहला ऑप्शन सही है 3। गा में पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा को डैश जा सकता है, छुआ, देखा या तीसरा अनुभव किया। तो क्या किया जा सकता है, अनुभव। तो इसमें क्या आएगा, गा ऑप्शन सही है कि भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जा सकता
जातिवाचक संज्ञाएं पूरे वर्ग और जाति का बोध कराती है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, वर्ग या जाति। फिर अंगा में पूछा गया है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती है, बनती है, कभी नहीं बनती है। देखिए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनी है ना, तो अर्थात बनती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो बच्चों आइए एक बार हम मैच करते हैं आंसर्स। बच्चों पेज नंबर 22 में जो एक्सरसाइज दी गई थी, आइए एक बार उसके आंसर्स मैच करें सही विकल्प चुनने के। तो पहले में कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा, विशिष्ट अवस्था। का तीसरा उत्तर सही होगा, विशिष्ट अवस्था। इस पे आप टिक करेंगे। खा में पूछा गया था संज्ञा के भेद है, तो इसमें 3 भेद है और ये इसका पहला उत्तर सही होगा, तो आप इसमें टिक लगा देंगे। फिर ग नंबर पूछा गया है भाववाचक संज्ञा को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? वर्ग या जाति के नाम का बोध कराते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण, तो आप इसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, और फिर पूछा गया है कि क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप इसमें दूसरे में सही का निशान लगा देंगे। तो बच्चों मैंने आपको एक एक्सरसाइज करा दी है, आपको अभ्यास कार्य 3, 4, 5 होमवर्क से करने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको होमवर्क लिख देती हूँ। होमवर्क है पाठ 4 पढ़ें, परिभाषाएं याद करें, परिभाषाएं याद करें तथा अभ्यास कार्य करें, अभ्यास कार्य करें। ओके, तो पहला अभ्यास कर मैंने आपको मैच करा दिया है, तो आपको तीसरा, चौथा और 5वां जो रचनात्मक कार्य है ये करना है। ओके, पहले आप इसे ढंग से इन संज्ञा शब्दों को जानें, उनमें अंतर समझें और कोशिश करें। इसके बाद आपको मैं आंसर्स मैच कराऊंगी। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर वर्क नीटली एंड प्रॉपर्ली। थैंक यू, बाय बाय। Good morning students, I welcome you all online classes. I am social study teacher from University of Bombay Institution. Students, today's chapter number 3rd and chapter name is the northern plain. So students, take out your book and open your page number 20. See the northern plains. Okay, so let's start.
wide variety of crops grow here. The main rivers have several tributaries. Now, the area watered by the river and its tributary is called a basin. Okay, the northern plains can be divided into three basins. Number first of all, the Satluj basin in the west, to the west European, the Ganga basin in the center, the Brahmaputra basin in the east. Okay. Student, see here, three basins. Number first of all, Satluj. Satluj. Number second of all, Ganga. Now, number third is all Brahmaputra. Okay. Number first of all, Satluj, second Ganga, and third is Brahmaputra. Okay. Now, first is Satluj basin. So let's start. The Satluj river originated in Tibet. Its source is Lake Krishna in Tibet. The river, along with its main tributary, the Beas, flows towards the southwest through Punjab to join the Indus rivers in Pakistan. Okay. Students, you know that Punjab and Haryana lies in the Satluj basin. The entire river basin is very fertile for crops cultivation. Okay. The main crops grown here are rice, cotton, and sugarcane, etc. The Bhadra Nangal Dam has been built across the river Satluj to irrigate land and produce electricity. Indira Gandhi Canal, which starts from Satluj, provides water to many dry areas to Rajasthan. Okay. Now, second of all, Ganga basin. Student, Ganga is the most important river of the northern plains. The Ganga basin is spread across Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. Okay, are you know now? Yes. The Ganga originates from the glacier Gangotri, इसको गंगोत्री के नाम से जानते हैं, and is also known as Bhagirathi in the mountains. It is fed by several tributaries such as Alaknanda, Bhagirathi before it enters the northern plains at Haridwar. It flows through the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. Students, you know that it flows along slowly in the plains. It is joined by several tributaries like Kanutak, Gagra, Kosi, and Gomti. Here it splits into many tributaries. The two main its tributaries are Hooghly and Padma. The Hooghly flow through Kolkata and then drain into the Bay of Bengal. The Padma enters Bangladesh. Here it joins the Jamuna. Okay? The Jamuna and Yamuna are two different rivers. The main branch of Brahmaputra in Bangladesh both entering into the Bay of Bengal. Okay? Stands here Nangal Dam and Sundarbans. Okay? The data made by Ganga and Brahmaputra is the largest in the world. It is called the Sundarbans, the Brahmaputra basin. Okay? So let's start reading. The Brahmaputra river originates near the Mansarovar in Tibet.
Tipper. It runs a long course in Tipper where it is called Trippo. Before it enters the Assam Valley, the Ganga and the Brahmaputra rivers together form the largest delta in the world. Friends, you know that this delta is known as the Banks. These rivers form a very fertile plains of India. A number of cities have grown along the banks of river Ganga. For example, Haridwar, Kanpur, etc. Okay, strand. Now next topic is there life in the northern place. कैसी life in northern place है? First of all, Punjab. First state is Punjab. Punjab has rivers like Jhelum, Chenab, Satluj, Beas and Ravi. The farmers of Punjab use modern means for farming such as tractor, harvester. Okay, the main crops of Punjab are sugarcane, wheat and rice. The capital of Punjab, Chandigarh, okay, is their plant city. The golden temple of Amritsar is world famous. Industries such as textile, sports, goods, motor cars are well developed. Okay, friends, see here. This temple is the golden temple at Amritsar. Okay, friends, here this is the golden temple. Okay, ये golden temple क्यों है? क्योंकि ये gold से बना हुआ है. Okay, और कहाँ पर है? अमृतसर at Punjab state. Okay, other big cities are Jalandhar, Ludhiana. Okay, Fijorabad. Okay, the main festival of Punjab, Gurpurab, Baisakhi, Lohri and Diwali. The main language are Hindi and Punjabi. The famous dances are Bhangra and Gidda. The special dishes of Punjab are sarson ka saag, makki ki roti and lassi. In Punjab, women wear salwar and kameez. The traditional clothes of men are lungi and kurta. So next topic is there Haryana. Haryana lies in the Satluj basin. The farmers get water for irrigation from Yamuna and Satluj rivers. The main crops are wheat, rice, cotton and sugarcane. The other occupations of people are dairy farming and cattle rearing. First of all, Gurgaon, Haryana has the largest car manufacturing plant in the country. The Maruti factory, the capital of Haryana, is Chandigarh. The main languages are Hindi and Haryana. Are the capital of India. Okay. Now Delhi. Students, you know that the national capital heritage of Delhi lies in the northern plains. Okay. Students, here modern city Gurgaon. Okay. It is located on the bank of river Yamuna. Delhi is the capital of India. All the major festivals of India are celebrated here. There are many monuments of historical importance in Delhi, such as Qutub Minar, Red Fort, Jama Masjid, and the India Gate, Jantar Mantar, and Bihari Temple, Lotus Temple. Okay, students, so complete this half chapter, chapter 3rd. First of all, note down homework in Delhi. Revise chapter 3rd on page number 20 to 22. Okay, and find out hard words. Find out 15 hard words. Are you clear? Students, this is your last period and thank you for the attending the class.
you will draw a diagram of human excretory system and label it and names it. And next is label the organs of digestive system below. Okay, so here you can see a human body picture is given. So label the organs of digestive below. Okay, the boxes are given. So you all have to write the organs name. Okay, so just take out your science book and open page number 39. So label the organs
Esophagus. Okay? Because esophagus is also called food pipe and food pipe is also called esophagus. Okay? So students, now answer the following questions. First is define digestion. Okay? Define digestion. So first question is define digestion. So students, in your notebook you all have to write answer of these questions. Okay? So first question is define digestion. Okay? So answer is the process of breaking down of food into simpler form is called digestion. The process of food into simpler form is called digestion. Okay? And the second question is name the organs present in alimentary canal. Name the organs present in alimentary canal. Students, here you all have to write name the organs present in alimentary canal. Okay? So, what are the names of the organs which is present in alimentary canal? First is small intestine, rectum, anus, food pipe, and large intestine and small intestine and anus. It is a long tube-like structure. It is called alimentary canal. Okay? Name the organs of present in alimentary canal. Which organs is present in alimentary canal? It is our digestive tract, include organs such as mouth, food pipe, stomach, large intestine, small intestine, rectum, anus. It is called alimentary canal. Okay? And the next question is explain the process of digestion with a flow chart. Explain a process of digestion with a flow chart. So students, in your notebook you all have to draw a diagram of digestive system of humans. So here you all have to draw a diagram like this. Okay? And explain the process of digestion with a flow chart. Okay? So explain, you all have to explain a digestion process. Okay? And the next is what is the role of kidney in our body? What is the role of kidney in our body? What is the role of kidney in our body? The kidney are two bean-shaped organs in the system. Okay? And they help the body pose wastes, pass wastes as urine, and they also help filter waste before sending it to the heart. Okay? What is the role of the kidney in our body? The kidney are two bean-shaped organs in the system and they help the body pass waste as urine. Okay? And the next question is name different organs of human excretory system. So here you all have to write name different organ of excretory system. First is uterus, urethra, and kidney and urinary bladder. Okay? And next question is list down of 4 ways to keep the digestive and excretory system healthy. So students, our exercise is completed. Okay? And the next is search the names of 6 organs of digestive system for the word box. Okay? So students, in our previous class, I gave you homework with J exercise. Search the name of 6 organs of digestive system from the word box. I hope you all have done with neat and clean work. Okay? With neat and clean handwriting. So now students,
complete